इनका शेयर प्राइस लगातार अपर ट्रेंड में है, तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। इसका यूज केसेस इन्होंने बताया कि ये मैंडेटेड हो गया है वंदे भारत जैसी ट्रेन्स में। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड का करंट टाइम में शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करें। तो दोस्तों, अगर इसके चार्ट की बात करें तो यहाँ पे शेयर देख सकते हैं कि जनवरी में ये 176 रुपए का था, अभी 500 का लेवल टच किया। अगर यहाँ पे देखें तो ये शेयर 200 डीएमए से लगातार ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और इसके साथ साथ 50 डीएमए पे भी कई बार सपोर्ट लेता हुआ अपर ट्रेंड में दिख रहा है। हालांकि शेयर एक बार 50 डीएमए से काफी नीचे आ गया था यहाँ पे नवंबर में, लेकिन काफी तेजी से बाउंस बैक किया। पिछले हफ्ते यानी 11 दिसंबर को इसने 500 का लेवल टच किया। हालांकि इस हफ्ते थोड़ा सा मार्केट वीक चल रहा है, जिसकी वजह से ये शेयर 467 रुपीज का आ गया है, लेकिन शेयर अभी भी अपर ट्रेंड में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 50 डीएमए और 200 डीएमए से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, चार्ट तो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे फर्दर स्टडी करें। तो क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड की बात करें, ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड है। इनकी मार्केट कैप की बात करें तो 10,593 करोड़ की है। स्टॉक भी ठीक दिख रहा है, 29 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो 15% का दिख रहा है। इसी के साथ आरओई थोड़ा सा बिलो एवरेज दिख रहा है, जो कि 12.5% का है। किसी भी अच्छी कंपनी का आरओई एटलीस्ट 15% का होना ही चाहिए। अगर इसके करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 467 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। अगर इसके हाई की बात करें तो 514 रुपए का हाई लगाया है पिछले हफ्ते, और इसके लो की बात करें तो ये 162 रुपीज का 52 वीक लो पे ट्रेड हो रहा था। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहां पे ये पॉलीमर और साथ ही साथ कंपोजिट सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो कि अगर कंपोजिट सिलेंडर की बात करें तो आपका एलपीजी में यूज होता है, सीएनजी, साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारे कंपोजिट सिलेंडर होते हैं। इसके अलावा ड्रम्स, कैंस, डिस्पोजेबल बीन्स, मॉक्स फिल जैसे पॉलीमर प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जहां से 65% रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा कंपोजिट प्रोडक्ट की बात करें तो 35% रेवेन्यू है, जहां पे ये एलपीजी, ऑक्सीजन और सीएनजी के कंपोजिट सिलेंडर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस और मैनेजमेंट कमेंट्री पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2024 में इन्होंने 1371 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल 1194 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। इसी के साथ जून 2024 की बात करें तो 1230 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इनके बात करें नेट प्रॉफिट की तो लेटेस्ट क्वार्टर में 100 करोड़ रुपीस का इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पहली बार ट्रिपल डिजिट में ये क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछले साल ये प्रॉफिट सिर्फ 71 करोड़ रुपए का था और पिछले क्वार्टर ये 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। तो दोस्तों, अगर इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये काफी स्टेबल 14% का एकदम मेंटेन करके चल रहा है। इसी के साथ साथ अगर इंटरेस्ट की बात करें तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है। पिछले 3 क्वार्टर से देख सकते हैं 25 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया था, फिर 24 करोड़ रुपए का, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 23 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। इसी के साथ साथ डिप्रेशिएशन भी यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 45 करोड़ रुपए का डिप्रेशिएशन था, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 42 करोड़ रुपए का डिप्रेशिएशन रिपोर्ट किया है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम होता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ डिप्रेशिएशन भी कम होता दिख रहा है। इसी वजह से इनकी बॉटम लाइन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि पिछले साल 71 करोड़ रुपए था, अभी 100 करोड़ रुपए का बॉटम लाइन रिपोर्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों, मैं देखता हूँ कि डिप्रेशिएशन को अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करें तो डिप्रेशिएशन अगर 42 करोड़ रुपए का है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 126 करोड़ रुपए का होना चाहिए, तो 133 है, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डाले तो यहाँ पे भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, जो कि FY21 में 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, FY22 में 3600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, FY23 में 4200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, FY24 में तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, और टीटीएम बेसिस पे अभी 5300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी बात करें तो 106 से बढ़कर के 192 हुआ, फिर 224, फिर 316, अभी टीटीएम बेसिस पे 368 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिख रहा है। ये कह सकते हैं कि पिछले 4 साल में इनका प्रॉफिट 3.5 गुना हो गया। इंटरेस्ट का लेवल भी देख सकते हैं कि FY23 में 105 करोड़ रुपए का था, अभी टीटीएम बेसिस पे 97 करोड़ रुपए का दिख रहा है। डिप्रेशिएशन भी हाईएस्ट FY23 में था 171 करोड़ का, अभी टीटीएम बेसिस पे 164 करोड़ रुपए का दिख रहा है। इस वजह से ही इनकी बॉटम लाइन काफी तेजी से
ग्रो हुई। तो दोस्तों अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे शेयर कैपिटल और रिजर्व ऑलमोस्ट 2700 करोड़ रुपए का है और यहाँ पे कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कोई भी नया शेयर इशू नहीं किया है। इसके साथ साथ अगर बोरोइंग का लेवल देखें तो ऑलमोस्ट 790 करोड़ रुपए का है। अगर यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात करें तो ये एकदम कांस्टेंसी बनी हुई है। हालांकि 58 करोड़ रुपए का ऑनगोइंग कैपेक्स भी चल रहा है। इसके अलावा इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि ये एकदम कांस्टेंट सा ही बना हुआ है। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई मेजर कंसर्न नहीं है। कैश भी कंपनी अच्छा खासा 171 करोड़ रुपए का कैश होल्ड कर रही है, तो इसकी बैलेंस शीट तो काफी स्ट्रांग दिख रही है। तो दोस्तों अगर कैश फ्लो पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी लगातार बिजनेस से कैश जनरेट कर रही है और FY24 में 400 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया है। इसी के साथ ये लगातार कैपेक्स भी कर रहे हैं बिजनेस में, लेकिन अच्छी बात ये है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी लगातार माइनस में दिख रहा है। इसका मतलब डिविडेंड भी पे कर रहे हैं और साथ ही साथ ये रिपेमेंट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों रेशियोज की बात करें तो इनका डेब्टर डेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही बना हुआ है। इनकी इन्वेंट्रीज की बात करें ये लेवल घटता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेज पेबल में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और ये बहुत जल्दी रिपेमेंट कर रहे हैं। अभी 45 डेज पे रिपेमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 136 दिनों का ये मेंटेन कर रहे हैं। अगर ROC की बात करें तो ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जो कि 12% से बढ़ करके 13% हुआ FY23 में और FY24 में 16% का ROC इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.56% एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। इसके अलावा अगर FIs की होल्डिंग की बात करें तो 6.6 ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। इसके अलावा DIs की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी हुई दिख रही है, यहाँ पे 11% से बढ़ करके ऑलमोस्ट 13% की हो गई है। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग घटती हुई दिख रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी के साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 78,000 से बढ़ करके 1,02,000 हुए। अभी नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,10,000 इसमें इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे FIs इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो कि काफी अच्छा साइन है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि टाइम टेक्नोप्लास्ट जो कि पॉलीमर बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल, इसके साथ साथ कंपोजिट सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनका शेयर प्राइस लगातार अपर ट्रेंड में है और पिछले 1 सालों में ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है। तो यहाँ पे टॉप लाइन बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का लेवल डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसकी वजह से बॉटम लाइन काफी तेजी से ग्रो हुई है। इसके अलावा हमने एनुअलाइज्ड रिजल्ट में भी देखा कि इनका पिछले 4 सालों में प्रॉफिट 3.5 गुना हो गया। बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी लेवल पे है। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन काफी इनकी स्ट्रांग दिख रही है और सबसे अच्छी बात बिजनेस से लगातार कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है और यहाँ पे ROC भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि DIs की होल्डिंग इसमें बढ़ रही है, पब्लिक की होल्डिंग कम रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खास करके डोमेस्टिक के काफी ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, करंट टाइम में बिजनेस में क्या नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और फ्यूचर में क्या ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों अगर कंपनी अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स की बात करें तो इन्होंने बताया कि टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर की काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है और यहाँ पे 185 करोड़ रुपए के इनके ऑर्डर्स हैं। हालांकि दोस्तों इनका FY24 में रेवेन्यू 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, तो 185 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने रेवेन्यू के ग्रोथ प्रोजेक्शन बताया कि FY25 में ये 15% की ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट हाफ में 45% रेवेन्यू आता है, सेकंड हाफ ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे 55% तक का रेवेन्यू आ जाता है ओवरऑल टॉप लाइन का। तो दोस्तों अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो 12, 13, 25 और 2600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है और अगले 6 महीने में मिनिमम 2700, 2800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ सकता है। तो ओवरऑल जो इनका टारगेट है कि 15% की ग्रोथ आएगी तो ये आराम से अचीव हो सकती है, जहां पे ये 5500 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट हाफ की ग्रोथ की बात करें तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में 21% की ग्रोथ देखने को मिली है, साथ ही साथ स्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट में सिर्फ 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है, इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ रहा है। इनका FY25 का टारगेट है कि ओवरऑल टॉप लाइन में 27% कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि FY24 में सिर्फ 25% कंट्रीब्यूशन था। साथ ही साथ अगले 2 से 3 सालों में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 35% तक हो सकता है। तो दोस्तों इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्रिसिएशन है और साथ ही साथ इंटरेस्ट का लेवल डाउन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ये ऐड कर रहे हैं, जिस वजह से इनका ओवरऑल टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और इनका प्रॉफिट इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। और अगले साल यानी FY26 में इनका 30% का कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आ सकता है। तो दोस्तों अगर इनके ज्योग्राफिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया से 65% रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपोर्ट से 35% का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने कैपेक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर इनके फर्स्ट हाफ के कैपेक्स की बात करें तो इन्होंने टोटल 94 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है,
जो कि अगर इनके रेगुलर मेंटेनेंस की बात करें तो 39 करोड़ रुपए उसमें गए हैं। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट खास करके कंपोजिट प्रोडक्ट में यहाँ पे 55 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और फ्यूचर का आउटलुक भी बताया कि फ्यूचर में ये अपने सिर्फ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में फर्दर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों कैपेक्स की फंडिंग की बात करें तो इन्होंने नॉन कोर एसेट्स को 120 करोड़ के जो थे इसको बेचना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि 50% ऑलरेडी बेच करके पैसा खाली कर चुके हैं, जहाँ पे 65 करोड़ रुपए इनका एग्रू हुआ है। और यहाँ पे मैक्सिमम कैपेक्स का जो प्लान है इनका 200 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे एक तो ये अपने नॉन कोर एसेट्स को सेल कर रहे हैं, साथ ही साथ बिजनेस से जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसको कम्प्लीटली कैपेक्स में ये इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों इनका QIP का भी प्लान है, कितना फंड रेज करने वाले हैं, क्या टाइमलाइन हो सकता है, कहाँ पे फंड को यूटिलाइज करेंगे, ये डिस्कस कर लें। तो दोस्तों बोर्ड ने ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपए का जो QIP का प्रपोजल था उसको अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे डेट रिपेमेंट कर सकते हैं क्योंकि 800 करोड़ रुपए का डेट का लेवल भी दिख रहा है। इसके अलावा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स और खास करके न्यू प्रोडक्ट में ये एक्सपेंशन करेंगे। इसके अलावा जैसे CNG और LPG खास करके हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोडक्ट जो कि अभी फ्यूचर में हो सकता है हाइड्रोजन की डिमांड बढ़े, क्योंकि अभी करंट टाइम में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही हाइड्रोजन सिलेंडर की डिमांड हो सकती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोडक्ट में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही साथ इनके वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो यहाँ पे QIP का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है जो कि ये अपना पूरा करेंगे। तो दोस्तों अगर ये इस QIP के टाइमलाइन की बात करें तो अप्रूवल 1 साल के लिए वैलिड होगा और यहाँ पे कोई भी एक्विजिशन का प्लान नहीं है और यहाँ पे सिर्फ ये ऑर्गेनिक ग्रोथ पे काम करेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। ये एक तरीके से डेट फ्री होना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसी वजह से ये QIP कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इनका ओवरसीज में भी एक्सपेंशन का प्लान है। इनकी एक सब्सिडी है सऊदी अरेबिया में और यहाँ पे ये 100% सब्सिडी ये ओन करते हैं। तो यहाँ पे इनका फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसी वजह से यहाँ पे फर्दर इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों पिछले साल हालांकि इन्होंने बताया था कि इनका ओवरसीज का बिजनेस जो मिडिल ईस्ट में है इसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन करंट टाइम में मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि चूंकि यहाँ पे बिजनेस में 15% की ग्रोथ हो रही है तो इसको हमें होल्ड करना चाहिए, तो इसको हमें बेचना नहीं चाहिए क्योंकि 15% की ग्रोथ इनफ है बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे अभी जो इनका प्लान था पिछले साल सेल करने का, अभी इस तरह का कोई भी सेल करने का प्लान नहीं है और इन्होंने अपना ओवरसीज में फोकस भी बढ़ाया है और US में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 82% का है। अगर ओवरसीज के बिजनेस की बात करें तो 87% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया है। अगर इंडिया की बात करें तो 80% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं ताकि अपनी ग्रोथ को कैटर कर सके। तो दोस्तों ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन में उतना ज्यादा कैपेक्स लगता नहीं है, तो यहाँ पे जो भी इनका इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे ROI काफी ज्यादा होगा। इसी वजह से करंट टाइम में देख सकते हैं कि इनका यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके एसेट्स में ROI बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से ROC इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इनके वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा ये अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल मेंटेन कर रहे हैं। तो इनका काफी सिंपल सा प्लान है कि अगर 30 दिनों से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो 1% एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो जो वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बढ़ रही है उसको एडजस्ट किया जा सके। तो यहाँ पे करंट टाइम में वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 90 दिनों का है और इन्वेंट्री डेज की बात करें तो 70 दिनों से घट करके 60 दिनों का अभी रह गया है और इसी के साथ डेटर डेज भी 73 दिनों से घट करके 70 दिन का रह गया। क्रेडिट डेज की बात करें तो 50 का ये अभी मेंटेन कर रहे हैं। ओवरऑल ये काफी स्ट्रिक्ट अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को मेंटेन करके चल रहे हैं, जिसी वजह से हमने देखा कि इनका रिसीवेबल नहीं बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक और वजह है कि ओवरऑल टॉप लाइन में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो दोस्तों टाइम टेक्नोप्लास्ट पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो तो हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ समझना हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा ये कंपोजिट फायर एक्सटिंग्विशर का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। क्या इंटरेस्टिंग है इस कंपोजिट फायर एक्सटिंग्विशर में, उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर होता है काफी भारी होता है, लेकिन ये जो हम सिलेंडर बना रहे हैं ये 20% कम वेट रखेगा। बिल्डिंग में, घरों में, ऑफिसेज में रखा होता है, लेकिन जब जरूरत होती है तो वो काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पे रस्ट और कोरिजन होता है। हम जो बना रहे हैं वहाँ पे रस्ट नहीं आएगा और इसकी लाइफ साइकिल इंप्रूव होगी। तो दोस्तों इस तरह के जो नए सिलेंडर बन रहे हैं इसका यूज केसेस इन्होंने बताया कि ये मैंडेटेड हो गया है वंदे भारत जैसी ट्रेन में। तो दोस्तों जहाँ पे भी सेफ्टी नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पे ये प्रोडक्ट का यूज केसेस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों
इसके अलावा हमने देखा था कि डिप्रिसिएशन काफी तेजी से इनका कम हो रहा था। उसके पीछे की वजह है कि इनका डिप्रिसिएशन जो बात करें 150 से 160 करोड़ के रेंज में रहेगा। इसके अलावा चूंकि इनकी एसेट काफी पुरानी है, कह रहे हैं 25 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं, इसी वजह से फुल्ली डिप्रिशिएट हो गई है, फर्दर डिप्रिशिएट करने का कोई चांस ही नहीं है। इसी वजह से इनका डिप्रिसिएशन का लेवल ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिख रहा है और डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है। हालांकि बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि टाइम टेक्नोप्लास्ट का शेयर प्राइस जो ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है। अगर इनके बिजनेस में ग्रोथ की बात करें तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है FY25 के 15% का गाइडेंस दिया है। हालांकि ये कंपोजिट सिलेंडर में और उसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ये बिल्ड कर रहे हैं लाइक फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारे प्रोडक्ट में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और इनको फ्यूचर में भी डिमांड बढ़ती हुई दिख सकती है। लेकिन मैनेजमेंट ने FY26 का भी गाइडेंस दिया है कि 15% की ग्रोथ हो सकती है। तो उस तरीके से मैनेजमेंट ने खुद कैलकुलेट करके बताया कि FY24 में इनका 5000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, तो FY26 में रफली 6500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ सकता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने 15% का ईयरली बेसिस पे ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो दोस्तों इसका स्टॉक पी की बात करें 29 का दिख रहा है, जो कि अगर 15% की ग्रोथ है तो ये बिल्कुल रीजनेबल और जस्टिफाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस शेयर में इतनी ज्यादा रैली क्यों आई? तो दोस्तों दो वजह है। एक तो इनका डिप्रिसिएशन का लेवल डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, साथ ही साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तीसरा, इंटरेस्ट का लेवल कम हो रहा है क्योंकि ये रिपेमेंट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये QIP करने वाले हैं, जिसकी वजह से डेट का रिडक्शन कर देंगे। इस वजह से ये शेयर और बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 2 से 3 सालों में। इस वजह से इसका शेयर अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर दोस्तों फ्यूचर के रिटर्न की बात करें, ये डिपेंड करेगा कि ये QIP का फंड रेस कैसे करते हैं। तो दोस्तों जहां तक पर्सनल इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, तो मुझे लगता है कि 15% की ग्रोथ बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मैं एक हाई रिस्क टेकर हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शेयर मार्केट से मुझे एटलीस्ट 25 से 30% का ईयरली बेसिस पे रिटर्न से मिले। उस वजह से इस शेयर को मैं अवॉइड कर रहा हूं। हालांकि इस शेयर में अगर हम पिछले साल एंट्री किए होते जहाँ पे ये सारे नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो इसमें पैसा बन सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट ने ऑलरेडी उन सारे फैक्टर्स को डिस्काउंट कर लिया है, तो फ्यूचर में उतनी ज्यादा रिटर्न्स के चांसेस नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। टाइम टेक्नोप्लास्ट में आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस में रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।